क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ, क्या करते हो? मैं बुरके का काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर नवा रही बस्ती। लाहौर में कितने अरसे से हो? 8-9 साल से शादीशुदा हो? हमारा हूँ। कितना कमा लेते हो? 20-25। कारी साहब की बेगम से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती गाड़ी में हुई थी। गाड़ी में कोई किसी के साथ नहीं बैठ जाता, कैसे हुई? तो हाँ, किसी के साथ नहीं बैठता, तो वो मैं आगे बैठा था, वो मेरे पीछे बैठी थी, तो एक दूसरे से हम नहीं, एक मिनट, गाड़ी कौन सी थी? बस थी? बस थी। सफर कर रहे थे? जी। कहाँ से कहाँ तक? गांव से आ रहे थे लाहौर। कितना फासला गांव से लाहौर का? तकरीबन 8 घंटे का सफर। ठीक है। आप बस में थे, वो भी बस में थी, अपने शौहर के साथ थी वो? जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो शौहर है उसका। लेकिन कोई मर्द तो था ना उसके साथ? जी, अच्छा, फिर एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे का इरादा बना नंबर देने का, तो नंबर मैंने उसे दिया। वो मेरी सीट के पीछे बैठी थी। कैसे दिया नंबर? सीट से ऐसे उसने कहा कि लिख के दो मुझे। मैंने फिर वहाँ पंप पे गाड़ी रुकी, तो वहाँ मैंने नंबर लिखने के बाद उसे सीट से नंबर दे दिया था। फिर उसके बाद हमारा कोई 5-6 महीने से हम एक दूसरे से बात करते रहे। कभी ज़्यादा व्हाट्सएप पे बात होती थी, उसके बाद कभी कभी दूसरी कॉल भी हमारी होती थी। कितना अर्सा बातचीत चली? 5-6 महीने बात हुई। 5-6 महीने किस तरह की बात होती रही? प्यार मोहब्बत की बातें होती। डायरेक्ट ही? जी बिल्कुल। पता चल गया वो शादीशुदा है? जी, उस वक्त भी बाद में मुझे पूरा पता चला कि कितने अरसे के बाद? तकरीबन 3-4 माह के बाद पता 4 माह के बाद कैसे पता चला कि वो शादीशुदा है? मैंने खुद पूछा था कि आप शादीशुदा है? उसने कहा हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। फिर उसके बाद 4 माह तक तो आपको उसके बारे में पता नहीं था। जी। कुल आपकी 6 माह बात हुई, यानी कि 4 माह तो निकल गए, 2 माह मोहब्बत चली। उसके बाद फिर हमारी आगे भी बात होती थी। तकरीबन 8-9 साल हमारी एक दूसरे से मोहब्बत थी। उसका शौहर तो था, तुम्हारे साथ दोस्ती करने की वजह क्या थी? ये मैंने कभी उससे पूछा नहीं था। कभी उसने शौहर के बारे में बताया हो कि मैं इससे तंग हूँ? मैंने पूछा था कि क्यों, उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या वजह थी? वो आजाद ख्याल थी, कोई पढ़ी लिखी थी, वो मौलवी था तो ये अनपढ़ था, क्या वजह थी? ये कभी इसके बारे में मैंने कभी उससे बात भी नहीं की थी कि ये नहीं पूछा कि वो आप उसे इतना क्यों नफरत करती है, ये आपको क्या समझ आई क्यों करती होगी? ये हो सकता है, मैंने कहा शायद मौलवी होने की वजह से वो। मौलवी होना तो काबिल सत्ताइश बात है कि अलामा है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इससे इस तरह की मैं कभी उससे मैंने ज्यादा बात नहीं की थी। फिर आपने ये सोचा नहीं कि वो एक शौहर की नहीं बन रही, वो मेरी कैसे बन सकती? तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है इंसान का एक दूसरे पे दिल आने के बाद मोहब्बत बढ़ जाए। प्लान क्या बनाया उसके साथ? मैंने उसे कहा कि उसने भी मुझे कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा आप तो शादीशुदा हैं। उसने कहा मैं ऐसे तलाक ले लेते हैं। उसने मांगी? पूरा यकीन है वो उसने मांगी। हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? मैंने उसे कहा कि अगर नहीं दे रहा था हम अदालत में चल के रिज्यू कर लेते हैं, डिवोर्स ले तलाक ले लेते हैं। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा भाग चलते हैं। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा फिर हम शादी कैसे करेंगे? उसने फिर आगे वो चुप हो गई। फिर मैं नहीं पूछा था उससे। फिर मैं इंतजार करता रहा। उसके बाद कितने दिन इंतजार किया? फिर बस 1-2 हफ्ते मैंने इंतजार किया। उसके बाद मैंने पूछा, उसने कहा कि इसका कत्ल कर देते हैं। मैंने कहा ये मुझसे काम नहीं होगा। उसने कहा कि परेशान ना हो, जो बाकी जो होगा वो मैं खुद संभाल लूंगी। कैसे संभालेगी? ये मुझे नहीं पता था कि वो कैसे संभालेगी। ये कोई तो प्लान किया होगा ना? नहीं जी, ये पता है मैंने नहीं। इतने तुम चूजे कि उससे तुम कोई बात ना पूछो और बंदा मारना ना, कोई मुर्गी नहीं ज़िबा करनी थी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? उसने कहा कि आज रात में मेरे घर आओगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उसने मुझे छोटे दरवाजे से अलग एक कमरा दरवाजा, वहाँ से उसने मुझे बुलाया था इशा के टाइम में। उसने मुझे कहा कि यहाँ तुम बैठ जाओ, जब वो सो जाएंगे तो मैं आपको फिर बुलाऊंगी, मैं बताऊंगी क्या करना है। जब वो सो गया तो फिर मुझे उसने बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तो मैं कुंडी खोलने के बाद अगर वो सो जाएगा उसके सर में कुछ मार के तो फिर हम कुछ करेंगे। जब उसने कुंडी को उसने कुछ करेंगे मतलब कत्ल करेंगे उसका, यानी कत्ल की प्लानिंग थी उस दिन की? उसने कहा कि मैं जब सो जाएगा मैं इसके सर में कुछ मार के फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब उसने मुझे एक साइड जिस दरवाजे से बुलाया था अंदर कमरे की तरफ, उसने कहा तुम यहाँ रुको, मैं कुंडी खोल लूँ। कुंडी खोलने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी
کہ وہ سو گیا ہے. جب اس نے کنڈی کھولی تو وہ پیچھے سے اٹھ گیا تھا, تو اس نے 2 تھپڑ مارے, اور تھپڑ مارنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ, وہ میری دروازے کی طرف آیا تو اس نے مجھے آواز دی کہ اس کے تمہارے پاس جو کوئی چیز پڑی ہے اس کے ساتھ میں مار دو. اس نے میرے ساتھ ایک اینٹ پڑی تھی, اینٹ مارنے کے بعد وہ بے ہوش ہوا. بے ہوش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ ابھی, میں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے. سارا کچھ اسی نے کہا تھا, تم چوسنی پینے والے بچے تھے. جی نہیں, اس نے کہا کہ تم, اس نے کہا پلاننگ تو تمہاری بھی ہوگی نا. اس نے کہا جیسے میں کہہ رہی ہوں تم ویسے کرتے جانا, باقی تم تو بچے تھے. میں نے اس کے کہنے پہ سارا کچھ یہ کیا. اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا؟ تم تو باربیکیو کے لیے مرغی ذبح کرنے گئے تھے. نہیں, یہ بات ہی ہے. پھر تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ اس کے سر میں کچھ مار دو. مارنے کے بعد میں نے اس کے سر میں اینٹ ماری. اینٹ مارنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرنا ہے. اس نے کہا, میں نے کہا اب کیا کرنا ہے, بلکہ میں نے اسے بتایا ہوگا کہ اب ایسے کر لو. جی, میں نے اسے ابھی تک کوئی بات بھی نہیں کی. میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ آگے آپ کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ اب اس کا یہی حال ہے کہ اس کا قتل کر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے کریں گے. اس نے کہا کہ یہ چھری لینے کے بعد ہم دونوں اس کے گلے پہ کاٹنے کے بعد تم چلے جانا, باقی میں خود سنبھال دوں. پھر اس نے مجھے چھری دی. چھری دینے کے بعد وہ میرے ساتھ کھڑی رہی. اس نے میرے منڈے پہ بازو پکڑ کے اس نے کہا کہ تم اس کے گلے پہ چھری پھیرو. ایک بار تم بہت معصوم تھے کہ کوئی تمہارا بازو پکڑے کسی گلے پہ چھری پھروا دے گا. نہیں, اس وقت وہ میرے آنکھوں میں بس وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو محبت آ جاتی ہے. میرے عقل اور آنکھوں پہ پردہ آ گیا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا. سارا پہاڑا بھی اسی نے پڑھایا ہوا جب سنا رہے ہو؟ جی بالکل, اسی نے پڑھایا ہوا. یہ اس نے کہا کہ جیسے میں تمہیں کہہ رہی ہوں باقی تم مجھ پہ چھوڑ دو. ایسے بولتے جانا بس جیسے میں کہہ رہی ہوں. جی, میں بھی کچھ کہوں گی تو ایسے کہہ دو گے؟ جی نہیں, ہر کسی کی بات ایک نہیں ہوتی. کیوں, اس کے کیا بات میں فرق ایسا؟ وہ محبت اس سے ہو گئی تھی اس لیے. پکڑے جانے کے بعد اب ملاقات تو ہی ہوگی اس سے؟ جی, ایک بار ملاقات ہوئی. کیا پلاننگ کی ہے ابھی تک؟ یہ بات ہے ہم نے آپس میں. کوئی آنکھوں میں حوصلہ دیا اس نے؟ جی دیا تو بہت. تم نے اسے حوصلہ دیا؟ اسے ضرور ملا ہوگا میرے اندر سے حوصلہ بہت زیادہ. کس طرح ملا ہوگا؟ جو اس نے اتنا تو اعتبار ہو گیا کہ میری خاطر وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اچھا, تو اس نے کیا حوصلہ دیا تمہیں؟ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ میری خاطر کتنا کچھ کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ وہ جو اپنی جان تک بھی دے سکتی ہے. اس نے جان تھوڑی دی ہے, اس نے تو بندے کی جان لی ہے اپنی. ہیں باقی یہ محبت میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی. میں اس پہ بہت شرمندہ. نہیں, ابھی کیا بات, حوصلہ کیا دیا ایک دوسرے کو؟ یہ ابھی اس پہ زیادہ ہم بات چیت بھی نہیں کی, نہ ڈسکس کی ہے. شادی کرو گے اس سے یہاں سے باہر نکل کے؟ سر اتنی ہم بات نہیں کرتے ابھی تک. ہم یہ ابھی اس مسئلے میں جو پھنسے ہیں اس سے نکل لیں گے. اس نے کہا کہ امید رکھو, بس اللہ سب ٹھیک کر دے, بس یہ اس سے نکل جائیں. اس کے بعد جو ہوگا تو وہ دیکھیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو یہاں سے ایک بار ہم باہر ہو جائیں تو پھر جو اس کے بعد جو اس نے یہ اشارہ مجھے بھی نہیں دیا, نہ میں نے اس سے ابھی یہ بات کی. تمہارا ذہن کیا ہے, یہاں سے نکلنے کے بعد اس کو اپناؤ گے؟ جس کی خاطر اتنا کچھ کیا ضرور اس سے اپناؤں گا. شادی کرو گے اس سے؟ جی بالکل. ابھی بھی محبت ہے اس سے؟ جی بالکل. اچھا, محبت میں تم نے اس کے لیے یہ سب کر لیا. محبت اندھی ہوتی ہے, کیا کچھ کروا سکتی ہے. یہ جو صاحب ابھی میرے سامنے محبت کا راگ الاپ رہے ہیں, پولیس انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے پہلے وہ آپ کو سنوائیں گے. میں تمہاری طرف تو آتی ہوں, لیکن پہلے جان لیں کہ پولیس نے ابھی تک کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے. محبت کے نام پر اس نے قتل کر دیا. ضمیر صاحب, ملزم کہتا ہے میں نے محبت میں سب کچھ کیا ہے, اس کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے. محبت یہاں تک کھینچ لاتی ہے, اندر کی کہانی کیا ہے, آپ نے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ جی بالکل, محبت اندھی ہوتی ہے اور محبت کے اندر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہماری تفتیش میں بھی یہی سٹوری ہے کہ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے. ان دونوں کی محبت اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے اس آدمی کو جو مولوی ہے, جو قاری آصف ہے, اس کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ دونوں ایک ہو سکے. لیکن تقدیر کی کرنی ایسی ہے کہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے. اب دونوں جیل میں جائیں گے, دونوں سزا کاٹیں گے. محبت حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کا گلا کاٹا, اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے کہ ہم ایک ہو جائیں. صرف یہی ایک وجہ تھی, اور اس کے علاوہ قاری صاحب سے اس عثمان کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. عثمان یا اشرف؟
अशरफ उर्फ उस्मान। उस्मान था, इसके उस्मान के नाम से मशहूर था ये उस्मान के नाम से कारी साहब और कारी साहब के जो दूसरे जानने वाले थे उनमें ये उस्मान के नाम से मशहूर। ट्रेस कैसे हुआ ये ट्रेस इस तरह हुआ कि जब कारी साहब का मर्डर होता है तो कारी साहब के भाई ये बताते हैं कि ये 23 जनवरी को वकूए से 4 दिन पहले इनका एक नैब इमाम होता था इस्माइल, उसने बाटापुर के इलाके से जब कारी साहब इमाम मस्जिद थे वहां से एक लड़की भगा के ले गया था। तो उसका बाप इनके पास आया था कि आपका नैब इमाम मेरी बेटी को भगा के लेके गया है तो मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, क्योंकि आपके जेरे साया वो था, आपका नैब इमाम था। तो कारी साहब जो थे वो इस्माइल के घर जाते मुजफ्फरगढ़, वहां से वो बच्ची के घर वालों से, लड़के के घर वालों से बात करके इस्माइल को समझा के लड़की 2 दिन के बाद लाके उसके बाप को वापस दे देते हैं। तो वहां पे ये औरत जो कारी साहब की बीवी है ये रंग ये देती है कि ये कत्ल इस्माइल पे डल जाए। तो वो ये बताती है कि इस्माइल से चूंकि लड़की वापस लेके उसकी मोहब्बत छीन कर कारी साहब ने वापस दी थी, तो ये इस्माइल का काम हो सकता है, उसने बदला लेने के लिए उसने अपने जो मोहब्बत छीन कर वापस की थी उसके रंज के अंदर कारी साहब को कत्ल किया। जब हम इस्माइल को पकड़ के लाते हैं मुजफ्फरगढ़ से 2 दिन के बाद, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, दौरान तफ्तीश वो हमें ये बताता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि कारी साहब ने मुझे एक दफा ये स्टोरी सुनाई थी, एक बात बताई थी कि उनकी मिसेस का किसी उस्मान नामी लड़के के साथ अफेयर है। एक दफा मैं छत पे नमाज पढ़ा के जब अपने कमरे में गया तो वो लड़का मेरी बीवी के साथ वहां मौजूद था, तो मैं साइड पे हट गया और वो लड़का चला गया। मुझे अब डर है कि कहीं मेरी बीवी मुझे कत्ल ना करवा दे, तुम मेरे साथ चलो, मैंने अदालत में स्टाम देना है, बयान देना है इस बात का कि अगर मुझे कल को कुछ होता है, मेरी जान को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार मेरी बीवी और उसका वो जो आशरा है उस्मान, वो दोनों होंगे। हमने उस्मान के नंबर की सीडीआर हासिल की, कारी साहब की बीवी की सीडीआर हासिल की, वहां से हमें कोई मशकूक नंबर जिसपे ज्यादा लंबे राब्ते थे वो नंबर हमें मिले, उस पर हमने ट्रेस किया। वो अशरफ नामी ये जो लड़का है उस्मान, इसके नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड थी। हमने इसका एड्रेस लिया, फैमिली ट्री ली, इसका आईडी कार्ड लिया, तस्वीर हासिल की और 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद हमने इसको अरेस्ट कर लिया। वकूए के कितने दिन बाद ये अरेस्ट हुआ? ये तकरीबन 3 दिन बाद अरेस्ट हो गया। और ये एडमिट कर गया सब कुछ? हाँ, जिसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। ठीक, आला कत्ल वगैरह बरामद हो गया? जी, आला कत्ल बरामद। कारी साहब की बेगम ने कन्फेशन कर लिया? कारी साहब की बेगम कन्फेस कर लिया है, पहले नहीं मानती थी, फिर हमने मुल्ज़म और इसको आमने सामने करवाया, क्रॉस क्वेश्चन किए, दोनों की लोकेशनें दिखाई, दोनों की व्हाट्सएप पे बात दिखाई, मैसेजेस पे राब्ता दिखाया, उसके बाद उसने कन्फेस कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत ठोस हैं इस वक्त? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सबूत है कि हम इनको अच्छे तरीके से चलान कर सकते हैं और सजा करवा सकते हैं। मुद्दईयत किसके पास है? मुद्दई मकतूल के बड़े भाई हैं कारी अजमल साहब, उसके पास है। ठीक।